नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत हरिद्वार से खबर, जहां पर आज बैसाखी पर गंगा स्नान चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान के लिए हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं। लिहाजा प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 13 जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 4 सुपर जोन भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, प्रशासन को व्यवस्था करने में किसी तरह की परेशानी ना हो और लोग गंगा स्नान अच्छे तरीके से कर सकें। बातचीत करने के लिए पुलकित इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, आज बैसाखी है और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। लोग सुबह से वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो और उनका स्नान सही तरीके से संपन्न हो? देखिए, हरिद्वार में हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर मैं मौजूद हूँ और बैसाखी का स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर और आसपास के सभी गंगा घाटों पर कितनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। देश के सभी राज्यों से, उत्तराखंड के अलावा दूसरे सभी राज्यों से यहाँ पर बड़े बड़े जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में है, लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज बैसाखी का पर्व है और बैसाखी का पर्व एक एक धार्मिक उसकी मान्यता होने के साथ साथ उसकी सामाजिक मान्यता बहुत ज्यादा है। पंजाब में विशेष तौर पर यह पर्व मनाया जाता है क्योंकि आज से इसको एक नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। आज से नई फसलों की कटाई शुरू होती है। पंजाब में बड़े पैमाने पर तरह तरह के आयोजन होते हैं, इस पर्व को मनाया जाता है। और क्योंकि हिंदू धर्म में जो जितने भी सभी पर्व है उसमें गंगा स्नान का, पवित्र नदियों में स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए उसको स्नान करने के लिए जो है सबसे पहले लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और हरिद्वार में हर की पैड़ी सबसे विशेष उसके लिए मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बैसाखी के पर्व का जो गंगा स्नान होता है वो एक साल का काफी बड़ा स्नान होता है। इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी काफी व्यापक व्यवस्थाएं इसके लिए की गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। उसके लिए यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए पूरा जो मेला क्षेत्र है उसके लिए 13 जोन बनाए गए हैं और 39 सेक्टर उसमें बनाए गए हैं और बड़े अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। करीब 800 पुलिसकर्मी पूरी सुरक्षा में तैनात हैं और गेजेटेड ऑफिसर, जितने भी लेवल के ऑफिसर हैं, सभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सब अपनी अपनी व्यवस्था यहाँ पर संभाल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि कई लाख श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच सकते हैं और गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था भी चरमरा सकती है, उसके लिए ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। हालांकि अभी तक जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से सुचारू चल रहा है, लेकिन अगर ठीक। कहीं भी ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती है तो उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू ढंग से चलता रहे और लोगों को घंटों तक उसमें परेशान ना होना पड़े। तो स्नान के लिए जो लोग हैं वो सुबह 4 बजे से पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है और लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है पुलकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और 4 दिन की छुट्टी में नैनीताल पर्यटकों से गुलजार तो है, लेकिन प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। व्यवस्थाएं कैसे बनाई जाए, सबसे बड़ी परेशानी यही है। शहर से बाहर भी पार्किंग स्थल पैक है, तो कई किलोमीटर का जाम मुसीबत का सबब बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों को भी अपने घर आने जाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन को उत्तराखंड हाईकोर्ट से भी जवाब देना है, कैसे नैनीताल शहर को जाम मुक्त रखना है और कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। आपको बता दें कि 4 दिनों की छुट्टी है, जिसके चलते देश भर से पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजाम धड़ाम हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबे लंबे जाम से लोगों को जूझना पड़ा है। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, बात ये की जा रही थी कि किस तरह से नैनीताल को जाम मुक्त किया जाए, इसको लेकर कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है, लेकिन अब जब सिर्फ 4 दिन की छुट्टी पड़ी है, सब लोग नैनीताल की तरफ रुख कर रहे हैं, तो जितनी व्यवस्थाएं थी वो ध्वस्त हो गई है। ऐसे में कैसे आखिर नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, बड़ा सवाल है। वाकई नीलू, अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन से नैनीताल या चाहे कैची धाम हो, नैनीताल हो के आसपास जाम की स्थिति बन रही है। कल स्थिति ये थी कि पूरे जो रूसी बाईपास, नारायण नगर या फिर जो भवाली सैनिटोरियम है, वहां से 2-2.5 किलोमीटर का जाम लगातार रहा।
रात तक ये जाम लगा रहा। लेकिन जो शहर में पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं या जो शहर से बाहर पार्किंग की व्यवस्था की जानी थी, वो इंतजाम भी आधे अधूरे ही दिखे। हालांकि प्रशासन इस बात को जरूर कहता रहा है कि हम नैनीताल जो शहर है या कैंची धाम वाला इलाका है, वहां पर जाम हमने नहीं लगने दिया है। लेकिन जो स्थितियां, जो नैनीताल आने जाने वाले लोग थे, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे वो स्थानीय जो लोकल नैनीताल के हैं, उनको भी अपने घर आने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगा है। हालांकि हाईकोर्ट ने जिस तरह से क्वेरी की है, कैरिंग कैपेसिटी को लेकर सवाल उठाए हैं, पार्किंग क्षमता को लेकर सवाल उठाए हैं, या तमाम जो सवाल कोर्ट ने उठाए हैं और सुझाव भी चाहे वो स्थानीय जनता हो या प्रशासन हो, उनसे भी मांगे गए हैं कि आखिरकार कैसे जो यातायात का प्लान है उसको बेहतर किया जा सके। हालांकि इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसमें तमाम दिशा निर्देश दिए थे। शहर से बाहर वाहनों को रोकने के प्लान पूछा था। जो हल्द्वानी और कालाढूंगी में 2 बड़ी पार्किंग के निर्माण के बाद शटल सेवा से उनको नैनीताल लाने की जो योजना थी, वो अभी तक कहीं पर दिख नहीं रही है। तो स्थितियां बहुत गंभीर हो रही है। हालांकि सवाल प्रशासन के कामकाज पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से टूरिस्ट का मूवमेंट पहाड़ की तरफ बढ़ा है, तराई के इलाकों में गर्मी बढ़ी है, तो इस वक्त पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर लेनी चाहिए थी। काम आधे अधूरे पड़े हैं, सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ नहीं है। जो मेरे पीछे एक पार्किंग मल्टी स्टोरी बनाई जानी है, उसका ठीक जब पर्यटन सीजन शुरू हुआ है, उसका भूमि पूजन कर दिया गया है। तो खामियाजा कहीं ना कहीं जो देश भर के टूरिस्ट आ रहे हैं उनको झेलना पड़ रहा है, या फिर जो स्थानीय लोगों को अपने वाहन खड़े करने की दिक्कतें आ रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 15 या 17 तारीख को उत्तराखंड हाईकोर्ट में तमाम इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी। पालिका को अपना पक्ष रखना है, सरकार को अपना पक्ष रखना है, और इसके अलावा जिला प्रशासन को यह बताना है कि आखिरकार वो नैनीताल शहर में या कैंची धाम के इलाके में कितने लोगों को वहां तक पहुंचा पाएंगे, कैसे मैनेजमेंट होगा कि टूरिस्ट भी नैनीताल आ जाए और आसानी से उसको पार्किंग भी मुहैया कराई जा सके। हालांकि होटल एसोसिएशन इस बात को लगातार उठा चुका है कि जो टूरिस्ट नैनीताल आ रहा है, उसको चाहे शटल के जरिए हो या उसके वाहन हैं, उनको नैनीताल तक आने दिया जाए। पिछले सालों में तो जो होटल एसोसिएशन नैनीताल है उसको धरने तक पर बैठना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने सारी गाड़ियों को जाम कर दिया था। तो ये कहा जा सकता है अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में चाहे वो मई का महीना या जून का महीना है, टूरिस्ट का फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा, तो इंतजाम कैसे होंगे इस पर अभी सवाल है। और कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है, इस पर भी फोकस सरकार और जिला प्रशासन का बना हुआ है। नीलो, बिल्कुल वीरेंद्र, तो तैयारी जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से तैयारी नहीं है। और खास तौर पर देखिए, अभी मई जून का महीना है, लोग ठंडी जगह पर घूमने जाते हैं और 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में प्रशासन को सोचना होगा कि अब इस जाम से कैसे छुटकारा पाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे और कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद डाम कोटी जाएंगे, जहां पर बागेश्वर के कत्यूर महोत्सव में वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं शाम को ऋषिकुल मैदान में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शनिवार को बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभियान का शुभारंभ कर दिया। आज से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रोग्राम का शुभारंभ सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। आज भीमराव अंबेडकर की हर मूर्ति की सफाई होगी और इसके बाद दीप जलाए जाएंगे। 14 अप्रैल को हर बूथ पर होगा अंबेडकर की जयंती के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और फोटो पर माल्यार्पण किया जाएगा। बाबा साहब एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लेकर भी अपने विचारों, ज्ञान और अद्वितीय धैर्य के बलबूते देश को एक नई दिशा देने का काम किया। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जाति प्रथा, इससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक कुप्रभावों को लेकर एक मजबूत आवाज उठाई थी। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके कृतज्ञ रहेंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को उपनल कर्मचारी महासंघ के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए लगातार काम किया। सीएम ने कहा कि जहां सरकार ने उपनल कर्मचारी के भत्ते में इजाफा किया, वहीं सैनिक के शहीद होने पर परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, पहले उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने पर रिलीज किया जाता था। हमने सरकार में आते ही उस प्रोत्साहन राशि को प्रत्येक महीने रिलीज करने का प्रारंभ किया। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ मैदान वाले एक बयान के चलते अपने कैबिनेट मंत्री की कुर्सी गंवा चुके हैं और अब उनके समर्थक और ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान अनुसूचित जाति से जुड़े एक मामले में मुसीबत झेल रहे हैं। उनकी कुर्सी पर भी संकट खड़ा हो गया है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। निकाय चुनाव में ऋषिकेश नगर निगम को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए रिजर्व किया गया था, पर माहौल तब गरमाया जब बिहार मूल के शंभू पासवान को बीजेपी ने मेयर का टिकट थमाया। शंभू मेयर तो बन गए, लेकिन निर्दलीय टक्कर देने वाले मास्टर दिनेश चंद्र उर्फ मास्टर जी ने नए मेयर का इतिहास टटोलना शुरू कर दिया। 26 फरवरी को मास्टर जी ने शंभू पासवान के डॉक्यूमेंट्स को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दी और अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट का गलत फायदा लेने का सवाल उठाया। तो 3 मार्च को हाई कोर्ट ने डीएम देहरादून से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, जिस पर कमेटी जांच कर रही है। 4 हफ्ते की ये मियाद 1 मई को पूरी होगी, जिस पर हाई कोर्ट आगे कार्रवाई करके फैसला सुनाएगा। निर्दलीय मास्टर जी के साथ अब बेरोजगार संघ भी खड़ा हो गया है। जांच के बीच बेरोजगार संघ के सुरेश सिंह ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर पासवान के सर्टिफिकेट पर फैक्ट के साथ सवाल उठाए हैं और बिहार का मूल निवासी होकर उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का फायदा लेने की बात कही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जो लाभ है वो उसके मूल राज्य में मिलेगा। अब चूंकि शंभू पासवान जो हैं वो बिहारी मूल के हैं और बिहार के मूल निवासी हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी की अधिसूचना यानी कि 1950 के दौरान उनके जो पैतृक संपत्ति है वो बिहार में है और उसी संपत्ति के आधार पर जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो उनका जो मूल जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए कायदे से वो जो है बिहार से बनना चाहिए। और एक और नियम है जिस नियम के तहत वो यहाँ पर भी जाति प्रमाण पत्र तो बना सकते हैं किंतु उसका लाभ नहीं ले सकते। शंभू के सर्टिफिकेट का मुद्दा टेक्निकल और पेचीदा हो चला है। सूत्रों का दावा है कि डीएम को सौंपे डॉक्यूमेंट्स में शंभू पासवान ने खुद को पुरानी टिहरी का निवासी बताया है, जबकि उनका ताल्लुक बिहार से है। सवाल पूछने पर शंभू पासवान फिलहाल ज्यादा बोल नहीं रहे, तो शंभू के सर्टिफिकेट की उलझन पर बीजेपी भी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। वैसे जो मुझे दस्तावेज जमा स्क्रूटनी कमेटी को देना था वो मैंने अपना दस्तावेज जमा करा दिया है और बाकी के बाद जो लोग ये सब पूछ रहे हैं वो बताएंगे और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ ऐसे जो लोग चाह रहे हैं ऐसा कुछ है। बाकी के तो वही लोग बताएंगे। मुझे जो जवाब देना था और वो मैंने दे चुका है। देखिए मामला न्यायालय में है और न्यायालय में कोई विषय आता है तो हम किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय से पहले ही दंड देना ये काम हमारे दल में होता नहीं। न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वधार्य होगा। ऋषिकेश नगर निगम में शंभू पासवान के सिलेक्शन से लेकर इलेक्शन तक उनका बिहारी मूल का होना मुद्दा बना रहा, तो मेयर बनने के बाद शंभू का अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बड़ा मुद्दा बन गया। निर्दलीय मास्टर जी और बेरोजगार संघ शंभू पासवान को हटाने की मांग कर रहा है, तो शंभू पासवान का क्या होगा ये डीएम की जांच और हाईकोर्ट के फैसले पर टिका है। ऋषिकेश से आशीष के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। देहरादून के पछवा दून क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। नदी, बरसाती नाले, ढांग, तालाब की जमीनों को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन लगातार खाली कराने में जुटा हुआ है। प्रशासन का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन को पूरी कार्रवाई 15 अप्रैल तक जारी रहेगी और अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने 2 टीमें तैयार की है।
अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान भी टीम को लोगों का विरोध झेलना पड़ा रहा है। फिलहाल अभी बुलडोजर एक्शन को रोक दिया है। पूरे प्रदेश में मदरसों के खिलाफ सीएम का एक्शन देखने को मिला है, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी इससे अछूता है। ऐसे में हल्द्वानी में भी इन अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की टोपोग्राफी तेजी से बदल रही है और इसमें सबसे अहम रोल निभा रहे हैं अवैध मदरसे और मजारें, जिनकी आड़ में दूसरे राज्यों के लोग यहां पनाह पा रहे हैं। शहर में मौजूद अवैध मजारों पर तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन मदरसों पर कार्रवाई होना भी बाकी है। ऐसे में लोग इनकी जांच की मांग करने लगे, जहां सैकड़ों मुस्लिम बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बात से समझिए कि सिर्फ कालाडूंगी एक छोटा सा क्षेत्र है। उस छोटे से क्षेत्र में 4 अवैध मदरसे चल रहे थे और 3 उसमें से सीज कर दिए गए, एक अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है। तो छोटे से क्षेत्र में जब 4 मदरसे चल रहे हैं तो हल्द्वानी हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि हल्द्वानी क्षेत्र में भी अवैध मदरसे एक अच्छी खासी संख्या में चल रहे हैं। उसके लिए मैंने एक आरटीआई लगाई हुई है। जाहिर है, बिना रजिस्ट्रेशन चुपचाप चल रहे मदरसों पर कार्रवाई के मामले में हल्द्वानी अभी अछूता है। सूत्रों के मुताबिक वनभुलपुरा से लेकर काठगोदाम और लामाचौड़ के ईसाई नगर इलाके में भी कई अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है और ऐसे में सरकार के लोग भरोसा दे रहे हैं कि जल्द कार्रवाई होगी। कि निश्चित रूप से अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है सीएम धामी के निर्देश पर। जहाँ जहाँ जैसी परिस्थिति हो रही है, परिस्थिति के हिसाब से वहाँ चिन्ह चयनित जगह चयनित हो रही है, कई जगह छूट भी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब पर कार्रवाई होगी। क्योंकि सीएम धामी ने कहा है इस प्रदेश की डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे, इस प्रदेश में अवैध निर्माण नहीं करने देंगे, कानून का राज होगा। और निश्चित रूप से जहाँ भी ऐसी जानकारी आ रही है तुरंत सीएम धामी के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। एसडीएम हल्द्वानी है, उनसे मैंने कहा है कि एक डिटेल रिपोर्ट ये बनाएं और अगर इनके एंक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड पे पाया जाता है तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको ये आगे करें। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु सरकार की इस कार्रवाई का खुला विरोध कर रहे हैं और इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहे हैं। तो इन्होंने कुछ झूठ मतलब एक प्रोपेगेंडा चलाकर बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के संग जो उत्पीड़न कर रहे हैं दिखावे मात्र का, वो एक अनजानी बात है। साफ है, आने वाले कुछ दिनों में हल्द्वानी में भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी चुपके चुपके दी जा रही जिहादी शिक्षा के खिलाफ हैं। इसीलिए अभी तक 140 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो भी चुकी है। साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बनाई गई 560 अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज भी तेज बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में खासतौर पर 5 जिलों के लिए चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट है। कई इलाकों में तेज बारिश भी बढ़ा सकती है परेशानी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2025 का रिजल्ट 19 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। रामनगर बोर्ड मुख्यालय में शनिवार को परीक्षाफल समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस बार 10वीं में करीब 1,10,000 और 12वीं में 1,06,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट www.ubse.uk.gov.in के साथ ही स्कूल के पोर्टल पर भी आधे घंटे में अपलोड करने की व्यवस्था की गई है। www.ubse.uk.gov.in पर आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 19 अप्रैल को 11 बजे परिषद के सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित होगा। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि डिग्री कॉलेज की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल रही है। बदलाव की ये शुरुआत केदारनाथ उपचुनाव के दौरान हुई, जब गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कॉलेज को गोद लिया और अब बलूनी की पहल से कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है, जबकि अन्य संसाधन भी जुटाए जा रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि डिग्री कॉलेज में लंबे समय से सुविधाओं की मांग हो रही थी और ये मांग पूरी हुई अनिल बलूनी के कॉलेज को गोद लेने के बाद। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के कॉलेज को गोद लेने के बाद यहाँ स्मार्ट क्लास का काम शुरू हुआ और अब कॉलेज में 5 स्मार्ट क्लास बनाई जा चुकी है, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की भी पूरी व्यवस्था है। करीब 80 स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ाई कर सकते हैं। श्री अनिल बलूनी जी ने हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि हमारे महाविद्यालय में कैंटीन का निर्माण और स्मार्ट क्लासेस का निर्माण किया है उन्होंने। और हमारे महाविद्यालय में 5 स्मार्ट क्लासरूम पर अभी कार्य चल रहा है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जो भी आपने और मांगे रखी है मैं उन सारे कार्य को जल्द से जल्द करूँगा। हमारे जो डिजिटल क्लास लगी है इससे मतलब बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि पहले की जैसे जो क्लास होती है ब्लैक बोर्ड पढ़ाते हैं मतलब थोड़ा बोरिंग टाइप था, और जो अब का स्मार्ट क्लास है मतलब बच्चे इंटरेस्ट है कि मतलब जैसे कुछ भी हमें कुछ ढूंढना है वो हम वहाँ से ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और उसमें अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले तो अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे महाविद्यालय को गोद लिया है। कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम के साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं। अनिल बलूनी के गोद लेने के बाद यहाँ कैंटीन का काम भी चल रहा है, जो कि जल्द ही पूरा होगा। कॉलेज प्रशासन इसके लिए अनिल बलूनी का आभार जताने से नहीं चूका। वर्तमान में माननीय सांसद गढ़वाल श्री अनिल बलूनी जी द्वारा यहाँ के 5 कक्षों को स्मार्ट क्लास में परिवर्तित कर दिया गया है। वहाँ पे नया फर्नीचर, रंगाई, पुताई, हर चीज़ की वहाँ पे सुव्यवस्थित जो है उनको कर दिया गया है। इसके साथ ही कैंटीन का पुनरुद्धार जो है किया गया है वर्तमान में, और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वो आने वाले समय में महाविद्यालय में जो भी कमियां होंगी उनको दूर करने में महाविद्यालय प्रशासन का सहयोग करेंगे। रुद्रप्रयाग के दूरस्थ इलाके अगस्त्य मुनि में ये कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया उदाहरण बनने जा रहा है। न सिर्फ स्टूडेंट को डिजिटल पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, बल्कि अन्य संसाधनों के मिलने से भी स्टूडेंट्स में पढ़ाई को लेकर रुझान बढ़ रहा है और इसीलिए अनिल बलूनी की इस पहल की जोरदार तारीफ हो रही है। और लगभग 5 क्लासें ऐसी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही जो कैंटीन और तमाम कार्य यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं जो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी द्वारा करवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र और जो शिक्षक हैं वो भी काफी खुश हैं और वो भी कहीं इस बात से खुश है कि जो लंबे समय से उनकी मांगे थी डिजिटल क्लासों की वो भी पूरी हुई है और तमाम जो यहाँ पर असुविधाएं थी उनको भी दूर करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भटकू। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई भूस्खलन जोन हैं जो कि चारधाम यात्रा में परेशानी का कारण बन सकते हैं, जिससे गंगोत्री हाईवे पर चिलियानी सौड़ से लेकर गंगोत्री के बीच 9 लैंडस्लाइड जोन है। वहीं गंगोत्री हाईवे पर धरासू बैंड से लेकर जानकी चट्टी तक 6 लैंडस्लाइड जोन है, जबकि गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट और रतूड़ी सेरा समेत कुछ लैंडस्लाइड जोन पर ट्रीटमेंट का काम इस वक्त किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए परेशानी पैदा हो रहा है। और एक आधा घंटे से ऊपर हो चुका है टाइम, और जैसे एग्ज़ाम का टाइम था हमारा तो हमारे एग्ज़ाम 10 बजे से और 9:30 बजे करीब हम यहाँ पहुँच गए, तो आधा घंटा में उससे भी डबल टाइम बाद हम कॉलेज पहुँच गए और इस चक्कर से हमारा एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट। पिछली बार जैसे आपको पता है कि हमारे नेताला के बीच में एक पॉइंट बड़ा बना था, एक बिशनपुर बना था, एक मल्ला में बना था और इधर एक हमारा एक रतोड़ी सेरा है, बंदरकोट है। तो इन पॉइंट में वॉश आउट हुआ है, नीचे काम चल रहा है और इनमें ट्रीटमेंट कार्य हो रहा है। चूँकि थोड़ा दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है, इनमें टाइम लगेगा और लेकिन फिर भी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हम इसको ये कोशिश की जा रही कि डबल लेन टाइप का रोड हमारे वहाँ बन जाए। हरिद्वार में HRDA द्वारा बनाए गए हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जा रही है। शनिवार को भल्ला इंटर कॉलेज और हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के छात्रों का क्रिकेट स्टेडियम में ट्रायल हुआ। क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए 100 प्रतिभाशाली खिलाड़ी का चयन किया जाना है। आज तो हमने स्कूलों से मांगा था, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, उनको इन्वाइट करा गया। तो आप देख सकते हैं 25 से 30 बच्चे अभी यहाँ क्रिकेट के लिए हैं। ऐसे ही बाकी स्पोर्ट्स के भी ट्रायल चल रहे हैं, तो वो उधर बाकी स्पोर्ट्स में होंगे। तो क्राइटेरिया तो यहाँ जो कोचेज़ हैं वो सेलेक्ट करेंगे। फिर अभी उनमें से हमारा टारगेट ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट 100 बच्चे हो जाने चाहिए सभी स्पोर्ट्स में, जो हम स्कॉलरशिप बेसिस पे यहाँ हम दे रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे 8 बजे की खबरों के साथ।
प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।